subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएस प्रिंस कुणाल। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग बिजनेस, कंपनी और स्टार्टअप से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करते हैं। उनको कैसे खोलना है, कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कंपनी रजिस्ट्रेशन पे, कंपनी क्या होती है, कंपनी को कैसे आप बना सकते हैं, उसको कैसे चला सकते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, कंपनी बनाने के फायदे क्या होते हैं, कंपनी बनाने का नुकसान क्या होता है, कंपनी को कैसे आप बंद कर सकते हैं, कंपनी को कैसे आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी बनाने के बाद क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं और उसके बाद हर साल आपको क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले मैं आज आपको टेबल ऑफ कंटेंट बता दूं क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी, उसके बाद डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपनी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी बनाने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस। उसके बाद हम लोग ड्रॉबैक्स पे बात करेंगे, कंपनी बनाने के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी बनने के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या कंप्लायंसेस आपको कंपनी बनने के जस्ट बाद करनी पड़ती है। और उसके बाद लास्ट में मैं कवर करूंगा कि कंपनी पर बन गई आपकी तो हर साल आपको कौन कौन से कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होती है? अगर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में देखें तो कंपनी का मतलब होता है वैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एक साथ आते हैं प्रॉफिट मोटिव से कोई बिजनेस करने के लिए। मींस कंपनी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर टू डू बिजनेस फॉर प्रॉफिट। ये आम बोलचाल की भाषा में लोग पार्टनरशिप को, एलएलपी को, इवन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को भी कंपनी बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग लीगल टर्म में बात करते हैं तो कंपनी वैसे बिजनेसेस को हम लोग बोलते हैं जिसका पंजीकरण कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले वाले कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है या किया हुआ रहता है। कानूनी भाषा में हम लोग बात करें तो कंपनीज आर दोज बिजनेसेस व्हिच आर रजिस्टर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर अर्लियर कंपनी एक्ट। तो कंपनी का मीनिंग अगर लिटरल मीनिंग देखें दोस्तों तो कंपनी का मतलब होता है वैसे बिजनेसेस जिसका पंजीकरण कंपनी एक्ट के अंदर में हुआ रहता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का परिभाषा क्या होता है? तो हम लोग कंपनी की परिभाषा देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 में, जहां हम उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताती उसके फीचर्स के बारे में, लेकिन बेसिक बताती है कंपनी क्या होती है। तो एज पर सेक्शन 220 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कंपनी जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे बिजनेसेस से हम लोग के बारे में बात करते हैं जो कंपनी एक्ट 2013 में के प्रावधानों के अंदर पंजीकृत की हुई होती है, या उसके पहले जो कंपनी एक्ट 1956 था उसके प्रावधानों के अंदर बनाई गई हुई होती है। तो दोस्तों, मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो कंपनी अगर आप बनाते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, गुणवत्ता क्या होते हैं, क्या उसमें स्पेशल चीज होता है जिसके लिए आप कंपनी बना सकते हैं, या कंपनी में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो पहले फीचर्स की बात करूं तो कंपनी बनाने के बाद जो प्राप्त होती है, जो उसका फीचर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब आप अगर कंपनी बना लेते हैं दोस्तों तो आप उसमें आपकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। इसका मतलब होता है, मान लीजिए आप कंपनी बना रहे हैं, एज शेयर होल्डर आपने पैसा एग्री किया कि मैं चलो 50,000 तक पैसा लगाऊंगा, और आपने पैसा देकर उसका शेयर ले लिया न्यू कंपनी में, तो आपकी लायबिलिटी वहीं तक थी, आपकी देनदारी वहीं तक थी। उसके बाद मान लीजिए कंपनी अगर बंद हो जाती है, उसको लॉस हो जाता है 5 करोड़ 10 करोड़ का, तो उससे ज्यादा आपको कंपनी को कुछ भी पैसा नहीं देना है, ना कोर्ट ना कोई भी आपसे वसूल सकता है। जबकि इसका उल्टा अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आप बनाते हैं तो अगर आप जितना भी लॉस होता है तो आपको पर्सनल एसेट उसको बेच कर कभी आपको भरपाई करना पड़ता है लॉस को। ये कंपनी के केस में नहीं होता है। कंपनी के केस में जो मालिक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उतने अमाउंट तक जितना वो शेयर लेने के लिए एग्री करते हैं। सेकंड फीचर्स की बात करूं तो परपेचुअल लाइफ होता है कंपनी का।
इसका मतलब होता है कि जो कंपनी में जो शेयर होल्डर है और डायरेक्टर होते हैं वो आए जाए, मृत्यु भी हो जाए तब भी कंपनी लगातार चलती रहती है, उसके लाइफ का कोई एंड नहीं होता। मतलब शेयर होल्डर बदलते रह सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी तक, डायरेक्टर इवन रिटायर हो सकते हैं, वो मर सकते हैं या उसको निकाला जा सकता है या वो रिजाइन कर सकते हैं, डायरेक्टर आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है, इसकी परपेचुअल लाइफ होती है। वही अगर हम लोग प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में देखें तो प्रोप्राइटर जैसे ही मर जाता है तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ही बंद हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट भी हुआ कंपनी का और इस फीचर्स भी आप बोल सकते हैं। फिर थर्ड जो फीचर्स की हम लोग बात करने वाले हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब होता है दोस्तों कंपनी जो है कानून की नजर में एक सेपरेट एंटिटी होती है, अपने डायरेक्टर और होल्डर से अलग एक अलग एंटिटी होती है। उसका मतलब होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनका वजूद अलग होता है, डायरेक्टर का वजूद अलग होता है और कंपनी उन्हीं की तरह एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम कर सकती है। वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, मुकदमा कर सकती है, उसमें मुकदमा किया जा सकता है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो प्रोडक्शन कर सकती है, सेल कर सकती है, इनकम कमा सकती है। जैसे एक नेचुरल पर्सन सारा काम करता है वैसे वो कर सकती है। ये एक फीचर है कंपनी का, वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर भी प्राप्त होता है, उसके पास होता है। नेक्स्ट हम लोग फीचर्स की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मींस कंपनी का जो मालिकाना हक है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें तो उसमें जो मालिक का जो मालिकाना हक है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो मालिक के पास ही रहता है। मालिक जब मर जाता है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बंद हो जाता है। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में हमारे पास जो मालिकाना हक है वो शेयर हम किसी को भी फ्री होकर ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे के एवज में, या फ्री कर सकते हैं या किसी दूसरे कंसिडरेशन के एवज में अपने मालिकाना हक को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो डिफरेंट फ्रॉम ओनर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कंपनी में जो है मालिक कुछ कोई और लोग हो सकते हैं और मैनेजमेंट कोई और चला सकता है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर तो लाखों में होते हैं, जो मालिक तो लाखों में होते हैं, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होता है वो कोई 5-7 आदमी ही संभाल रहा होता है। ये फीचर सिर्फ कंपनी में ही होता है। बाकी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में देखें तो मालिक ही मैनेजमेंट के रूप में काम करता है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। शेयर होल्डर मान लीजिए अनपढ़ हुआ, अनएडुकेटेड हुआ, उसका एक्सपीरियंस की कमी हुई, तब भी वो कोई एक्सपीरियंस पर्सन को डायरेक्टर रूप में हायर करके कंपनी चलवा सकता है। तो कंपनी के केस में ये फीचर होता है कि मैनेजमेंट ऑनर से डिफरेंट हो सकता है। लास्ट में बात करूं तो ये कंपनी ट्रस्टवर्दी होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। इसका मतलब होता है कि कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट है वो एज पर लॉ उसको पब्लिक डोमेन में रखना होता है। एमसीए की साइट पे आप किसी भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर अगर ज्वाइन करता है, रिजाइन करता है, इसको वो सब चेक कर सकते हैं, इसको कितनी प्रॉफिट हुई, डायरेक्टर्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज पब्लिक डोमेन में होता है। तो कोई भी आदमी बिफोर डीलिंग विद एनी कंपनी, किसी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करने से पहले उसका सारा डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। और डॉक्यूमेंट चेक करने का इजी फीचर्स के कारण लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं और उसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ भी हिडन नहीं होता। वही हम लोग प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के साथ इसको जोड़ के देखें, उसमें कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म है जो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो उसका कुछ भी ऑनलाइन अपना चेक कर सकते हैं, उसका कितना प्रॉफिट है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। कंपनी के केस में अगर वो कंपनी कर्नाटका की भी बनी हुई है तो आप उसको मुंबई में बैठ करके चेक कर सकते हैं कंपनी का क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, क्या प्रॉफिट है, क्या उसको नुकसान हो रहा है। तो कंपनी का ये फीचर्स होता है। तो दोस्तों फीचर्स हम लोग ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। दोस्तों कंपनी को बांटने का कई तरीका है जो बुक्स में मिलेंगे, लेकिन हम लोग अब एक बिजनेसमैन की नजर से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो कंपनी को मेनली हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं जो फंड रेजिंग का काम है, जो पैसे उगाने का काम है, पैसे फंड रेज करने का काम है, वो प्राइवेट सोर्सेज से ही कर सकती है। जैसे जो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों से पैसा ले सकते हैं। पब्लिक कंपनी से मतलब वैसी कंपनी से है जो पब्लिक से पैसा ले सकती है बाय वे ऑफ डिबेंचर, शेयर, ये सब इशू करके कंपनी पब्लिक से भी पैसा ले सकती है। नाम से ही आपको पता चलेगा, प्राइवेट कंपनी में जो प्राइवेट सोर्सेज से पैसा रेज कर सकती है, पब्लिक कंपनी में जो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को फर्दर हम डिवाइड करें तो उसमें एक
नॉर्मल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनता है, जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बना सकते हैं। फिर अगले कैटेगरी में मैं बांटूं तो 1% कंपनी होता है, जो कि सिर्फ एक आदमी स्टार्ट कर सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, इसको ओपीसी भी बोलते हैं, ओपीसी कंपनी बोलते हैं। इसमें ये थर्ड टाइप है प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी जो होती है फार्मर्स के द्वारा शुरू की जाती है। किसान एक साथ आकर के कंपनी का निर्माण करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए, अपने सोशल इंटरेस्ट के लिए, अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी को हम लोग एक नॉर्मल दो तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखते होंगे आप रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, ये सब कंपनी जिसके नाम के लास्ट में लिमिटेड लगा होता है वो पब्लिक कंपनी होती है। और इसमें एक और टाइप है निधि कंपनी। निधि कंपनी भी पब्लिक से पैसा ले सकती है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसको पब्लिक को पहले मेंबर बनाना पड़ेगा, फिर वो पैसा ले सकती है। तो निधि कंपनी भी एक पब्लिक कंपनी के कैटेगरी में ही आती है। निधि कंपनी अपने मेंबर से पैसे ले सकती है या उनको पैसे दे सकती है, मीन्स उनसे डिपॉजिट ले सकती है और उनको लोन दे सकती है। और एक और इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक कंपनी आती है सेक्शन 8 कंपनी। इवन सेक्शन 8 कंपनी दोनों तरीके की हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी भी। जब सेक्शन 8 कंपनी को हम लोग प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाते हैं तो वो प्राइवेट सोर्स से ही फंड रेज कर सकती है। और जब हम पब्लिक कंपनी के रूप में सेक्शन 8 कंपनी को फॉर्म करते हैं तो वो एनपीओ कैटेगरी में आ जाती है, उसको हम लोग एनजीओ कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों तो ये था मेजर टाइप्स ऑफ कंपनी जो हम लोगों ने डिस्कस किया एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। आपको कंपनी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक चीज क्या क्या लग सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला बात करेंगे कैपिटल, मिनिमम कैपिटल बनाने के लिए कितना आपको चाहिए कंपनी बनाने के लिए, कितना पूंजी की जरूरत होती है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, उसको बनाने के लिए। तो अगर हम 1% कंपनी की बात करें तो उसमें कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है, आप 0 पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसको 0 पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, तो उसको बनाने के लिए आपके पास 5 लाख रुपए कैपिटल होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें निधि कंपनी की, उसको बनाने के लिए आपके पास 5 लाख रुपए कैपिटल होना चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें तो उसको बनाने के लिए आपके पास 5 लाख कैपिटल होना चाहिए। वही बात करें सेक्शन 8 कंपनी की, तो उसको बनाने के लिए आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। तो दोस्तों 1% कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 1 डायरेक्टर की जरूरत होती है। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है। निधि कंपनी बनाने के लिए 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है। प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए 5 डायरेक्टर की जरूरत होती है। और सेक्शन 8 कंपनी 2 या 3 डायरेक्टर के साथ बनाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करें मिनिमम शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं, कितने लोग मालिक के रूप में जुड़ के कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। 1% कंपनी के रूप में 1 शेयर होल्डर की जरूरत होती है, और मैक्सिमम भी, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक ही हो सकता है 1% कंपनी में। नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसमें मिनिमम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए। निधि कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें तो मिनिमम 10 शेयर होल्डर होने चाहिए। अगर आप बात करें सेक्शन 8 कंपनी में, तो उसमें अगर प्राइवेट कंपनी के रूप में बनाएंगे तो 2 शेयर होल्डर, और अगर पब्लिक कंपनी के रूप में बनाएंगे तो 7 शेयर होल्डर। अब बात करें दोस्तों रिक्वायरमेंट में नेम ऑफ कंपनी, तो कंपनी के नेम को सर्च करते समय आपको बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत होती है। अब पहले आपको कंपनी का नाम को ट्रेडमार्क के साइट पे चेक करना होता है कि कंपनी नाम कहीं किसी ट्रेडमार्क से मैच नहीं कर रहा है। अगर वहां पर आपका नाम अवेलेबल है तो उसके बाद एमसी के साइट पर चेक करना पड़ता है कि आपका कंपनी का नाम किसी कंपनी से मैच तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आप 1% कंपनी बनाते हैं तो आपको कंपनी के नाम के बीच में ओपीसी लगाना होता है, लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होती है तो आपको बीच में आपको लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगानी होती है। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते हैं तो लास्ट में लिमिटेड लगाना होता है। अगर आप निधि कंपनी बनाते हैं तो लास्ट में निधि लिमिटेड लगाना होता है। अगर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं तो आपको प्रोड्यूसर लिमिटेड लगाना होता है। सेक्शन 8 कंपनी में आपको लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है, फाउंडेशन, संस्था इत्यादि आप वर्ड लगा करके कंपनी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर नेम ऑफ कंपनी में रिक्वायरमेंट की बात करें तो उस नेम ऑफ कंपनी का 3 पार्ट होता है दोस्तों। पहला, जो अगर किसी कंपनी के नाम को हम 3 भागों में विभाजित कर ले, तो पहला जो पार्ट होता है वो कंपनी का नाम दिखाता है, बीच का जो पार्ट होता है वो कंपनी का वर्क दिखाता है, और लास्ट नेचर ऑफ कंपनी बताता है। जैसे रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, पहला वर्ड रिलायंस कंपनी का नाम है, उसका ब्रांड है।
बीच में पेट्रोकेमिकल्स लगा हुआ है, वो उसको काम को दिखाता है कि वो पेट्रोकेमिकल्स के फील्ड में काम करता है। लास्ट में लिमिटेड लगा है जो नेचर ऑफ कंपनी दिखाता है, ये दिखाता है कि वो पब्लिक कंपनी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम इंडियन शेयर होल्डर कितने होने चाहिए। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर से इंडिया में आकर कंपनी बनाना चाहता है, उसको मिनिमम एक इंडियन पर्सन को शेयर होल्डर के रूप में रखकर कंपनी बनानी पड़ती है। बिना एक इंडियन शेयर होल्डर की कंपनी नहीं बना सकता है, तो मिनिमम एक इंडियन शेयर होल्डर तो कंपनी बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको कम से कम जो शेयर होल्डर, जो उसके डायरेक्टर हैं, जो कंपनी बनाते हैं, उसकी एज 18 साल होनी चाहिए। वो पर्सन लुनैटिक ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो और मेंटली डिसेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कुछ रिक्वायरमेंट की को डिस्कस कर लिया। कंपनी बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे चेकलिस्ट। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है कंपनी बनाने के लिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो प्रोमोटर्स हैं उस कंपनी के, जो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर होने वाले हैं, उनका पैन कार्ड की कॉपी, उनके आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो वोटर आई कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी। इसके बाद बात करें तो प्रोमोटर्स जो हैं, शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स जो हैं, उनके एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। इसके बाद प्रोमोटर्स के बारे में पूछा है तो कंपनी जहां पे ऑफिस रखेगी दोस्तों, वहां का बिजली बिल की जरूरत होती है। अगर बिजली बिल वो ऑफिस अगर रेंट पे है तो बिजली बिल के साथ में रेंट एग्रीमेंट की कॉपी और रेंट रिसिप्ट की कॉपी देनी होती है। अगर वो रेंट पे अभी उन्होंने नहीं लिया है तो सिर्फ लैंडलॉर्ड जो है, जो उनके मालिक हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी है, जहाँ पे ऑफिस है, उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा करके वो कंपनी बना सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात पॉइंट और नोटिस करने की है कि मान लीजिए आपके पास कंपनी बनाते समय अगर ऑफिस नहीं है तो आप टेम्पोररी कोई ऑफिस एड्रेस दिखा सकते हैं फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में, और 1 महीने के अंदर में आपको फाइनलाइज करना पड़ता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा और उसको आरओसी को बताना पड़ता है। इसके अलावा चेकलिस्ट में देख लें तो आप सारे जितने शेयर होल्डर और डायरेक्टर, उनके पास ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों हम लोगों ने चेकलिस्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी बनाने का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों पहले कंपनी का जो बनाने का प्रोसेस था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम लग जाता था। अब उसको सरकार ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी हम लोग बात करें तो जब आप कंपनी बनाने के लिए हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आते हैं तो हम लोग आपसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेज में हम लोग जो भी डायरेक्टर होंगे, शेयर होल्डर होंगे, उनका डिजिटल सिग्नेचर फाइल करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर आने के बाद हम लोग सारा डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करते हैं और एप्लीकेशन को मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास दे देते हैं। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सारा डॉक्यूमेंट को चेक कर लेती है, कोई ऑब्जेक्शन को नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता है, नाम अवेलेबल होता है, डॉक्यूमेंट विजिबल होता है, साफ सुथरा होता है दिखने में, और नाम किसी दूसरे नाम से मैच नहीं करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हम लोग को कंपनी बना करके दे देती है, कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करके दे देती है। जैसे ही कंपनी बन जाती है तो कंपनी के बनने के साथ साथ ही कंपनी का कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का जो डायरेक्टर्स हैं उनका डिन नंबर, साथ में कंपनी का ईपीएफ, ईएसआई, कंपनी का पैन कार्ड, टैन कार्ड आ जाता है। इवन किसी किसी स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आता है और बैंक अकाउंट ओपन होके भी आ जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, एक कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो वो एक कानून की नजर में एक अलग से एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है, वैसे वो आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम लोग अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लोन ले सकते हैं, फंड बोरो कर सकते हैं, कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, फंड बोरो कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के केस में आप देखेंगे कि आप इक्विटी फंड रेजिंग कर सकते हैं। आपने जैसा शार्क टैंक नामक शो देखा होगा, वहां लोग स्टार्टअप जाते हैं और अपने यूनिक आइडिया के बदले में अपने 1% इक्विटी, 2% इक्विटी के बदले में फंड रेज करते हैं। वो फीचर सिर्फ कंपनी के साथ है, वो बेनिफिट सिर्फ कंपनी के साथ आपको मिल सकता है। आप कंपनी में जो भी आपका शेयर है उसको आप बेच करके उसके बदले में फंड रेज कर सकते हैं, जिसे हम लोग इक्विटी रेजिंग करते हैं। मतलब किसी को इक्विटी में स्टेक दे करके उससे फंड आप कैपिटल ले सकते हैं। इसके बाद हम
हम लोग बेनिफिट की बात करें तो चूंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो किसी भी केस कर सकती है, उस पर केस किया जा सकता है। इसके अलावा वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो प्रोडक्शन कर सकती है, सेल कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकती है, इवन अपने अपना ब्रांड ओन कर सकती है, ब्रांड की मार्केटिंग कर सकती है। ये सब जैसा हम लोग नेशनल पर्सन की तरह काम करते हैं, कंपनी भी वैसे ही काम करती है। इसके अलावा आप बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का जो लाइफ होता है वो परपेचुअल होता है, अनलिमिटेड होता है। अगर हम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को देखें तो उसमें जो प्रोप्राइटर होते हैं उनके मरने के बाद जो फॉर्म है वो बंद हो जाता है। अगर पार्टनरशिप को देखें तो पार्टनर्स अगर मर गए फिर पार्टनरशिप भी एक जाकर के आगे जाके खत्म हो जाती है। उसको अगर उसके सक्सेसर अगर उसको पार्टनरशिप को चलाते नहीं है तो पार्टनरशिप हो जाती है। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के केस में अगर शेयर होल्डर मर जाते हैं तो शेयर ट्रांसफर हो जाता है, और अगर डायरेक्टर मर जाते हैं तो डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, दूसरे एक डायरेक्टर जाने पर दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। डायरेक्टर और शेयर होल्डर के रहने न रहने चले जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कंपनी की लाइफ अनलिमिटेड होती है। चाहे तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, कितने साल तक कंपनी चलती रह सकती है। इसके बाद हम लोग कंपनी के एक और बेनिफिट की बात करें तो कंपनी के केस में जो उनके मेंबर्स है, जो मालिक हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जो कि ये फीचर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ लायबिलिटी लिमिटेड होने से मतलब है जो शेयर होल्डर है उनकी देनदारी जो है वो लिमिटेड होती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो आपको आप उन कंपनी को बताएंगे कि मुझे सिर्फ 50 लाख का शेयर चाहिए, और वो पैसा अगर आप पे कर देते हैं तो आपकी लायबिलिटी उतने ही अमाउंट तक लिमिट थी जो आपने ऑलरेडी पे कर चुकी है। उसके बाद अगर कंपनी को 5 करोड़ का नुकसान हो जाए, 50 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो कंपनी आपको आपसे पैसे और नहीं मांग सकती, ना कोई पर्सन आपसे पैसे वसूल सकता है। उसके उलट अगर देखें प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, तो अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर को 5 करोड़ का नुकसान हो जाता है तो उसको पर्सन एसेट बेचकर भी उसकी भरपाई करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे जो मेंबर है, जो मालिक है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कंपनी बनाने का। इसके बाद एक और बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी बनाकर के आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं इंटरनेशनली, जो कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अदर जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके में डिफिकल्ट हो जाता है। और लास्ट में बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ही एक ऐसा बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें ऑनरशिप मैनेजमेंट से अलग होता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, तो मान लीजिए कंपनी रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड है, उसमें जो उसके शेयर होल्डर जो मालिक है वो लाखों में है, लेकिन उसके चलाने वाले जो लोग हैं गिने चुने 5, 7, 10 ही होंगे। और तो उनके आप देख सकते हैं कि उनका जो ऑनरशिप है वो डिफरेंट पर्सन के पास है, ऑनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ये फीचर्स कंपनी में ही देखने को मिलता है। आप पूछेंगे बेनिफिट कैसा है, बेनिफिट के रूप में आप कैसे बोल सकते हैं। देखिए अब मैं शेयर होल्डर हूँ, आप शेयर होल्डर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कंपनी चलाने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए वो हमारे पास हो, तो उस केस में हम दूसरे जो एक्सपर्ट लोग हैं उसको हायर करके डायरेक्टर बना सकते हैं, मैनेजर बना सकते हैं, मैनेजमेंट का काम दे सकते हैं। वो सब बेनिफिट सिर्फ कंपनी में ही मिलता है। तो दोस्तों ये सब मेजर कुछ बेनिफिट्स थे कंपनी बनाने के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कंपनी बनाने के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, अगर आप कंपनी बनाते हैं तो वो क्या क्या नुकसान होता है। दोस्तों कंपनी बनाने का सिर्फ बेनिफिट ही बहुत सारा था, आपने डिस्कस किया, लेकिन उसके साथ साथ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे अगर कंपनी आप बनाते हैं, कंपनी का जो बनाने का कॉस्ट है वो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप अदर जो बिजनेस फॉर्म है उससे बहुत ज्यादा होता है। इवन जो उसका चलाने का खर्च है, कंप्लायंस का कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से ज्यादा होता है। जब आप कंपनी बंद करने की बात करें तो उसका भी कॉस्ट प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से ज्यादा होता है। तो कॉस्टिंग की बात करें तो कंपनी थोड़ा महंगा है अफोर्ड करना, लेकिन आप अगर आप अफोर्ड कर पाएंगे तो कंपनी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। इसके अलावा अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसमें हाई टैक्स बर्डन होता है कंपनी के कंधे पे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे हम लोग इंडिविजुअल है तो हम लोग को जो टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स, वो स्लैब रेट के अनुसार करना होता है। 5% टैक्स, 10%, 20%, 30%, ऐसे करके हम लोग को इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है और हमको पे करना पड़ता है। ये कंपनी के साथ नहीं होता। कंपनी अगर 1,000 रुपये नेट प्रॉफिट कमाएगा तब भी उसे 25% टैक्स देना है, वो 1 लाख भी कमाएगा तब भी उसको 25% देना है, अगर 10 लाख भी कमाएगा तब भी उसको 25% टैक्स देना है। तो ये हाई टैक्स बर्डन कंपनी के कंधे पे आ जाता है, ये भी एक कंपनी का ड्रॉबैक है।
इसके अलावा हम लोग बात करें दोस्तों तो कुछ और ड्रॉबैक्स की, तो एक है लैक ऑफ सिक्रेसी की। कंपनी के केस में जो कंपनी मंत्रालय है, भारत सरकार है, उनको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको पब्लिक डोमेन में लाना होगा, जैसे ऑडिट रिपोर्ट है, एनजीटी 7 फॉर्म आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, अपना बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ऑनलाइन करना होता है, डायरेक्टर आते जाते हैं उनका डिटेल ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है, इवन शेयर होल्डर कौन है से उसकी लिस्ट आपको डालनी पड़ती है, कब कंपनी में डिप्टी फॉर्म फाइल हुआ, डिपॉजिट लिया गया, सारा कुछ आपको एमसीए की साइट पे फाइल करना होता है, जो जिसको कोई भी आदमी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी चेक कर सकता है। तो एक एक जगह ये बेनिफिट बन जाता है इसका, क्योंकि लोग इस पे भरोसा कर पाते हैं। तो दूसरी जगह देखें तो ये ड्रॉबैक ड्रॉबैक भी बन जाता है, जिसमें सिक्रेसी कंपनी मेंटेन नहीं कर पाती है। तो पार्टनरशिप में जो मालिक है वो चाहे तो जो बिजनेस सीक्रेट है या अपने जो एसेट्स लायबिलिटीज है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को छुपा के रख सकते हैं, लेकिन कंपनी केस में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि इसमें लैक ऑफ सिक्रेसी होती है। तो ये एक ड्रॉबैक है कंपनी बनाने का। और एक और लास्ट में मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ दोस्तों, आपने ये नाम सुना होगा, सीएसआर। ये हमारे सोसाइटी के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन कंपनी के कंधे पे एक्स्ट्रा बोझ बन जाता है जिनको पता नहीं है कि सीएसआर क्या होता है। तो दोस्तों, सरकार जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके कंधे पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाल देती है कि आप जो अपने प्रॉफिट का 2% सोसाइटी के वेलफेयर पे खर्च करें। तो ये भी कंपनी बनाने का ड्रॉबैक है कि आप तो पहले ही हाई टैक्स पे कर रहे हैं, उसके अलावा 2% एक्स्ट्रा को सीएसआर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में सोसाइटी वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ता है। तो ये कंपनी बनाने का ड्रॉबैक है। जो अदर फॉर्म ऑफ जो पार्टनरशिप से हम लोग कंपेयर कर ले, प्रोप्राइटरशिप कर ले, एलएलपी से कर ले, उन सब में ऐसा नहीं होता है। तो गाइस, दोस्तों, मैंने आपके साथ कंपनी बनाने के फायदे डिस्कस कर लिए, कंपनी बनाने में क्या क्या नुकसान होते हैं वो डिस्कस कर लिया। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस। दोस्तों, कंपनी बनने के बाद आपको कौन कौन से कंप्लायंसेस करने होते हैं, हम लोग आप वो डिस्कस करने वाले हैं। जब आपकी कंपनी बन जाती है तो आपको 30 दिन के अंदर में पहला बोर्ड मीटिंग करना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग करना होता है। उसी मीटिंग में आपको फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। उसी मीटिंग में जो डायरेक्टर्स हैं उसको अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को सबमिट करना होता है, जो कि फॉर्म MP1 में दिया जाता है। इसके बाद बात करें, अगर कंपनी बनते समय अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस आरओसी को, रजिस्टर्ड कंपनीज को नहीं बताया है, एमसी को नहीं बताया है, तो आप 30 दिन के अंदर आपके पास समय होता है कि आप कोई एक ऑफिस को चूज कर ले, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के रूप में बना ले अपनी कंपनी का, और उसको फॉर्म फाइलिंग के थ्रू रजिस्टर्ड कंपनीज को बता दें। इसके बाद बात करें, जब कंपनी अभी बनती है तो 60 दिन के अंदर में आपको उसका बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। और कंपनी जब आपकी बन जाती है तो उसके 60 दिन के अंदर में जो भी शेयर होल्डर ने शेयर लिया है और पेमेंट किया आपकी कंपनी को, उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करके देना पड़ता है। इसके बाद कंपनी जब बन जाती है तो उसके 180 दिन के अंदर में आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फाइल करना होता है, जिसको हम लोग फॉर्म 20A के नाम से जानते हैं। उस फॉर्म का पर्पस होता है कि आप रजिस्ट्रार को बताते हैं, एमसी को बताते हैं कि आपने कंपनी को बना लिया है, आपका शेयर कैपिटल आ गया और आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बिजनेस को कमेंस करने जा रहे हैं। दोस्तों, कंपनी बनने के जस्ट बाद ये सब इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस करने होते हैं। उसके बाद हर साल आपको एनुअल कंप्लायंस करना होता है। यहाँ जो हम लोग कंप्लायंसेस की बात करेंगे वो सिर्फ आरओसी, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज और एमसी से रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं, जो स्मॉल कंपनीज को करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं कंपनी एक्ट में। उसके अलावा और भी बहुत सारे कंप्लायंसेस आपको जो दूसरे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए करना होता है, जैसे जीएसटी है, एफएसआई है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो आपको आरओसी कंप्लायंसेस, एनुअल कंप्लायंसेस करना पड़ता है, हर साल आपको अपनी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना होगा, हर साल जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपना केवाईसी फॉर्म फाइल करना होगा, हर साल कंपनी को अपना एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना होता है। जब कंपनी नहीं होती है तो उसको जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम जो है, कंपनी का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसको 6 महीने के अंदर करना होता है। उसके बाद अगले साल जो है, उसके बाद जितने भी साल आते हैं उसको 30 सितंबर से पहले आपका एजीएम आपको होल्ड करना होता है कंपनी का। इसके बाद बात करें तो डायरेक्टर्स जो है, तो उनको एजीएम होल्ड करने से पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट बना करके रखना होता है, जो शेयर होल्डर को वो प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बात करें, जब आपका एजीएम हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर में AOC4 फॉर्म रजिस्टर्ड कंपनी को फाइल करना होता है। जब आप एजीएम होल्ड करते हैं तो उसके 60 दिन के अंदर में MGT 7 फॉर्म रजिस्टर्ड कंपनीज को फाइल करना होता है। और जब आपका 30 सितंबर डेट आ जाता है तो उसके पहले आपको कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करना पड़ता है।
और लास्ट में जो कंप्लायंसेस करनी पड़ती है कंप्लायंसेस, वो जब कंपनी का जब पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उसके जो 30 सितंबर आता है, अगला जो 30 सितंबर है, मान लीजिए कंपनी 2021 में बनी और उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022, तो उसके बाद जो सितंबर आएगा 30 सितंबर 2022, उसके पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो दोस्तों हम लोगों ने ये एनुअल कंप्लायंसेस बात कर लिया जो एक कंपनी को हर साल करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब को मैं यहाँ इंक्लूड करने जा रहा हूँ, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, डाउट आ सकते हैं, उन सबको मैंने कोशिश किया है कि एक इस वीडियो में इंक्लूड करके आपको बताऊं। पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में आ सकता है या लोग को पता नहीं होता, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज डिट। तो दोस्तों जैसे इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, वैसे अगर आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर या किसी एलएलपी में अगर पार्टनर बनना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है, तो आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जिसको हम लोग डिन के नाम से जानते हैं। ये एमसीए इशू करती है। अब नेक्स्ट जो है व्हाट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन क्या होता है। तो दोस्तों जब कंपनी आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसको सिन बोलते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए क्या होता है। तो दोस्तों आपके पास ये आपको ये शायद ना पता हो या आप जानना चाहते हो कि एमओए क्या होता है, तो मैं बता दूं। एमओए वैसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का बेसिक डिटेल लिखा होता है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी में फर्स्ट सब्सक्राइबर कौन कौन से थे, इत्यादि, ये सब एमओए में लिखा होता है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए क्या होता है। तो एओए एक बायलॉज होती है कंपनी की, जिसमें कंपनी कैसे बनी है, कैसे कंपनी में डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, कैसे अपॉइंट हो सकते हैं, कैसे रिजाइन हो सकते हैं, कैसे टर्मिनेट हो सकते हैं, कैसे शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कंपनी का एड्रेस चेंज किया जा सकता है, कैसे कंपनी का नेम चेंज किया जा सकता है, कैसे एजीएम होल्ड करना है इत्यादि, कैसे बैंक अकाउंट ऑपरेट होंगे, कंपनी कैसे चलेगी, वो सारा बायलॉज में लिखा होता है, जिसको हम लोग एओए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, जो आपके दिमाग में जो डाउट्स आ सकते हैं या आपके सवाल होते हैं बहुत लोगों के, इज हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस नेसेसरी एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनाते समय क्या आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है? तो इसका आंसर है नहीं। आप चाहे तो कोई टेम्पोररी और एड्रेस दिखा सकते हैं कंपनी बनते समय, और जब कंपनी आपकी बन जाती है तो 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार कंपनीज को एक रजिस्टर्ड ऑफिस बताना होता है, उसका डॉक्यूमेंट फाइल करनी होती है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ वो है व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। दोस्तों ये बहुत ऐसा एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के मन में आता है, बहुत लोग उसको जानना चाहते हैं, बहुत लोग जानते भी नहीं है। इवन जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको तो पता ही नहीं होता ये क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कंपनी जब बनती है तो उसको एक कैपिटल बताना होता है, अपर कैप, कि मुझे इतना कैपिटल, इतना पूंजी की जरूरत होगी कंपनी चलाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी बना रहा हूं, तो मैंने बता दिया कि चलो अभी लगभग 1-2 साल जब कंपनी बनेगी मेरी, तो मुझे 10 लाख तक का पैसा चाहिए होगा। तो 10 लाख मैंने ऑथराइज कैपिटल अपर कैप सेट कर लिया और उसको मैंने रजिस्ट्रार कंपनी को बता दिया कि हाँ 10 लाख तक मुझे अभी पैसे की जरूरत होगी, तो उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। उसी कैपिटल में से मुझे जरूरत पड़ी सिर्फ अभी 1 लाख रुपए की मान लीजिए, तो उसको मैंने बताया शेयर होल्डर को मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। जब उस शेयर होल्डर ने अपना उसको पता चला शेयर होल्डर को, लोगों को कि हाँ चलो 1 लाख का उसका शेयर आया है, तो उन्होंने 90,000 का एप्लीकेशन किया कि नहीं मैं आपको 90,000 तक शेयर लूंगा, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और 90,000 जब लोगों ने शेयर का आवेदन किया लेने के लिए 90,000 का शेयर, उसमें से सिर्फ 80,000 ने पेमेंट किया उसको लेने के लिए, 10,000 अभी भी ड्यूज है, तो 80,000 जो है आपका है वो होगा पेड अप कैपिटल। तो दोस्तों तो ऑथराइज कैपिटल अपर लिमिट होता है, उसमें जितना हम लोग इशू करते हैं अभी जितना हमें जरूरत है उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं, उसमें जितना सब्सक्राइब करते हैं लोग, जितने का आवेदन करते हैं उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, और उस सब्सक्राइब कैपिटल में जितना पैसा आता है उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं वो है व्हाट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी बनाने के लिए कितना मिनिमम पूंजी की जरूरत होती है। दोस्तों कंपनी बनाने के कॉस्ट और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को हम लोग हटा दें तो कंपनी में आपको कितना पूंजी दिखाना पड़ेगा या कंपनी बनाने के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा लाना पड़ेगा, वो कितना होना चाहिए आपके पास। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें, वो चाहे ओपीसी हो या नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आपको 0 रुपए से भी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, निधि कंपनी बात करें तो 5 लाख रुपए होना चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी बात करें तो 5 लाख रुपए होना चाहिए। सिक्सटीन कंपनी आप 0 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेक्स्ट हम लोग जो अपने फैक्ट में इंक्लूड करने वाले हैं, हाउ टू चेक वेदर कंपनी नेम इज अवेलेबल और नॉट। दोस्तों कंपनी का नाम चेक कर आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो पहला तो थंब रूल है कि पहले आप अपने कंपनी का नाम का जो पहला वर्ड है वो ट्रेडमार्क के साइट में जो भी आप काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड ट्रेडमार्क क्लास में सर्च कर लें। अगर वो कोई भी नाम ना हो तो वो कंपनी का नाम आप ले सकते हैं। ट्रेडमार्क की साइट पर अगर मैचिंग कोई भी नाम नहीं है या सिमिलर वर्ड नहीं है तो आप कंपनी का नाम वो रख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग एमसीए पे चेक करते हैं कि उस नाम से कितनी कंपनी बनी हुई है, क्या आपने जो पूरा नाम रखा है वो किसी कंपनी से मैच करता है या नहीं। इस तरीके से आप अपनी कंपनी का नेम चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कंपनी का नाम आप कैसे यूनिक रख सकते हैं कि दूसरा कोई उसका डुप्लीकेट ना हो या इजी से आपका कंपनी बन जाए, तो कंपनी का नाम वैसा रखिए जो कॉमन वर्ड ना हो, कस्टमरी लैंग्वेज, कस्टमरी वर्ड्स ना हो, डेली बोलचाल की भाषा में यूज ना हो, यूनिक हो, क्वाइंड हो, ऐसा वर्ड हो जो बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम ही यूज होता है, या आप 2-3 वर्ड को तोड़ ममोड़ करके बना करके नया वर्ड बना सकते हैं, उसको कंपनी के नाम के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन इंक्लूड किया अपने फैक्ट में, कैन फॉरेनर्स स्टार्ट कंपनी इन इंडिया? क्या फॉरेनर्स इंडिया में कंपनी बना सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। फॉरेनर्स कंपनी इंडिया में बना सकते हैं, लेकिन उसका एक रिक्वायरमेंट है कि फॉरेनर्स को एक शेयर होल्डर जो है कम से कम इंडियन रखना होगा, तभी वो इंडिया में कंपनी बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है जो आपके दिमाग में भी आता होगा कि कितने लोग मिलकर कंपनी बना सकते हैं या कंपनी में कितने शेयर होल्डर और डायरेक्टर होने चाहिए। दोस्तों अगर आप 1% कंपनी बना रहे हैं तो उसमें एक शेयर होल्डर होने चाहिए, एक डायरेक्टर की जरूरत होती है। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है, या तो वो तो अलग हो सकते हैं या एक ही पर्सन हो सकते हैं, एक ही 2 लोग डायरेक्टर भी हो, शेयर होल्डर हो, ऐसा भी हो सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 शेयर होल्डर होने चाहिए और 3 डायरेक्टर मिनिमम जरूरत होती है। वही आप बात करें निधि कंपनी में तो 7 शेयर होल्डर और 3 डायरेक्टर होने चाहिए। वही बात करें प्रोड्यूसर कंपनी में तो 10 शेयर होल्डर और 5 डायरेक्टर की जरूरत होती है। 600 कंपनी आप 2 शेयर होल्डर से भी बना सकते हैं, 2 शेयर होल्डर 2 डायरेक्टर, या 7 शेयर होल्डर 3 डायरेक्टर के साथ बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट 600 कंपनी बनाना चाहते हैं या पब्लिक 600 कंपनी बनाना चाहते हैं। लास्ट में दोस्तों मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। दोस्तों कंपनी में 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 15। नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 15। वही पब्लिक लिमिटेड, निधि और आपका प्रोड्यूसर कंपनी में की बात करूं तो पब्लिक लिमिटेड में 3 मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15 हो सकता है। निधि कंपनी में बात करें तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। प्रोड्यूसर कंपनी में बात करें तो मिनिमम 5, मैक्सिमम 15। और 600 कंपनी में बात करें तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2, अगर पब्लिक 600 कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15। दोस्तों ये 15 जो मैं बोल रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 15 ही डायरेक्टर होंगे। कंपनी चाहे तो 30, 40, 50 डायरेक्टर भी रख सकती है। उसके लिए उसको जो अपने शेयर होल्डर है उसकी मीटिंग कंडक्ट करनी होगी, उनका अप्रूवल लेना होगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन जो अप्रूवल की कॉपी के साथ एप्लीकेशन फाइल करना होगा कि हाँ हम लोग 20 डायरेक्टर रखना चाहते हैं या हमारे डायरेक्टर 25 रखना चाहते हैं। तो कंपनी 15 से ज्यादा भी डायरेक्टर रख सकती है। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो आपको उतना रखना ही है, मैक्सिमम आप 15 से ज्यादा भी रख सकते हैं। कंपनी को जितनी जरूरत होती है उतने डायरेक्टर रख सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल कैप की बात करें तो 15 डायरेक्टर कंपनी में हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में मैंने इस वीडियो में कंपनी बनाने से रिलेटेड, चलाने से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया है। एक टॉपिक जो है कंपनी बंद करने का वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके उसे कवर करूंगा, क्योंकि उसका बहुत सारे प्रोसेसेस और डिटेल्स शेयर करने में जो इस वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई आपका फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट में अपना उस कमेंट अपने जो फीडबैक है उसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हम लोग को कई दिनों का रिसर्च लगता है, कई घंटों का प्रेजेंटेशन और ये बनाने में पीपीटी बनाने में समय जाता है। इवन वीडियो रिकॉर्ड करने में कई घंटे लग जाते हैं और एडिटिंग करना भी कई दिनों का काम हो जाता है। इतना एफर्ट्स डाल के हम लोग एक वीडियो बनाते हैं तो
इसके एवज में मैं बस आप लोग से यही चाहता हूं कि आप हमारे जो वीडियोस हैं उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो चैनल है उस पर जो भी बिजनेसमैन है, स्टार्टअप है, उनसे रिलेटेड जो भी आपको लॉज आते हैं, उनके बेनिफिट के लिए जो भी कंप्लायंसेस हैं, लाइसेंसेस हैं, बेनिफिट की बात हो टैक्स में, वो सब मैटर पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं और बना के डालते हैं। इवन हम लोग आगे इंटरव्यू सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसका इंटरव्यू लेके अपने चैनल पर डालेंगे, ताकि उसको देख करके आप इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके, आपको वो बेनिफिशियल हो सके आपके लिए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि हम लोग उसको देखकर मोटिवेट हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।